हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू नीट अड्डा 24/7, जहां बच्चों आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक ऑफलाइन वाला फील आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड करने की यहां कोशिश की जा रही है। आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सब टॉपिक वाइज टॉपिक कराए जा रहे हैं और उसके डीपीपी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर सब टॉपिक के एंड में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैं अपना जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये इनऑर्गेनिक का सबसे बेसिक चैप्टर माना जाता है। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट सीख लिया एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी सीख ली तो आप ये समझिएगा कि इनऑर्गेनिक का आप कहते हैं ना पूरी बुनियाद आपने बना ली है। ये चैप्टर क्यों आप लोगों के लिए जरूरी है समझना मेरे बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करने की जरूरत क्यों होती है? अगर आप अलग अलग एलिमेंट को देखोगे मेरे बच्चों तो कुछ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, और अगर एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं तो भैया उनको एक साथ रख दो। जैसे कि अगर अपन कोई क्रिकेट टीम बनाने जा रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है, तो हमें जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है उसको एक साइड रख दिया। एक स्कूल में मान लो अपन क्रिकेट टीम बनाने जा रहे हैं तो जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है उनको एक साइड रख दिया, जो फुटबॉल खेलते हैं उनको एक साइड रख दिया। ऐसा क्यों करा? फुटबॉल वालों को क्रिकेट में, क्रिकेट वालों को फुटबॉल में तो डाल नहीं सकते। तो हम ग्रुपिंग इस वजह से करते हैं, क्लासिफिकेशन इस वजह से करते हैं ताकि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रखा जा सके। उसके बाद क्या आता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का अगला जो अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हमें बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़नी है। जैसे एटॉमिक रेडाई क्या होती है, क्लास 10 तक कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, जो ड्रॉपर है उनने देखा होगा एटॉमिक रेडाई क्या होती है 11th-12th में, कि भैया आपका न्यूक्लियस से उससे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी एटॉमिक रेडाई कहलाती है। अब कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपन देखते हैं तो उसका पैटर्न देखते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले समझना मैं कैसे आप लोगों को क्लियर करने जा रहा हूं। हम उसका एक पैटर्न देखते हैं। कैसा पैटर्न देखते हैं? हम उसका पैटर्न देखते हैं कि उसका ग्रुप में क्या पैटर्न देखने मिल रहा है, ग्रुप में जाने पे कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी घट रही है बढ़ रही है, पीरियड में उसका क्या पैटर्न देखने मिल रहा है। ऐसी हमें कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखनी है, ऐसी हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखना है। सबसे पहले अपन देखेंगे एटॉमिक रेडाई, दूसरा देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और चौथा देखेंगे अपन क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पांचवा वैलेंसी पे आएंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। लेकिन यहां पे आपके दिमाग में आपको ये बात रख लेनी है कि ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये इनऑर्गेनिक का सबसे बेसिक चैप्टर है। किसका सबसे बेसिक चैप्टर है? इनऑर्गेनिक का सबसे बेसिक चैप्टर है। और जब भी इनऑर्गेनिक आती है हर जगह एक्सेप्शन देखने मिलते हैं। आप जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखेंगे, कई ग्रुप कई पीरियड एक्सेप्शन दिखाएंगे। उन एक्सेप्शन के पीछे वजह क्या होती है, कंसेप्ट क्या होता है, वो सारे कंसेप्ट मैं आपको इस चैप्टर में बताते हुए चलूंगा। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो अब अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, किसी कोने में बैठ जाइए और मेरे संग अपनी कहानी को शुरू करिए। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं? जैसे कि हमने बेसिक्स के लेक्चर देखे। अगर किसी बच्चे ने मेरे अभी तक बेसिक्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मेरे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर देखिए। मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे शाम को लेक्चर लेके आ रहा हूं, आप बस उन लेक्चर को फॉलो करते हुए चलिए। तो बेसिक्स ऑफ लेक्चर अगर आपने देख लिए तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है ये समझ आ जाएगा। 118 एलिमेंट को याद कैसे करना है ये आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको इतना समझ आ गया मेरे बच्चों, क्लियर है, तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। ऐसा तो था नहीं कि पहले ही दिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के दे दी गई हो। भैया हर चीज का एक इतिहास होता है। मेरा भी कुछ इतिहास है। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं एक दिन आपको सडन आया बिना सीधा पढ़ा और पढ़ाने आ गया अड्डा 24/7 पे। कुछ ना कुछ मेरी भी हिस्ट्री होगी कि मैं कहां से उठ के आया हूं, ठीक है। तो जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखते हो उसका अपन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं मेरे बच्चों? उसका अपन देखने जा रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे होगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे होगा? जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, वहां पे भी लोगों को एलिमेंट के बारे में पता था। मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन थी, वहां भी लोगों को एलिमेंट के बारे में पता था। लेकिन कभी लोगों ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश नहीं करी। कभी भी लोगों ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश नहीं करी। अब एलिमेंट को क्लासिफाई करने की शुरुआत हुई अर्ली 1800 में। कब हुई मेरे बच्चों? अर्ली 1800 में। करीब अगर अर्ली 1800 तक देखोगे आप तो 31 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। और एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जो सबसे पहले शुरुआत करी थी मेरे बच्चों, वो करी थी अपने डॉबरेनर साहब ने। तो इन सारी कहानियों को अपन समझते हैं मेरे बच्चों। नोट्स प्रॉपर बनाते चलो। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा ऑनलाइन में मैं
ऑफलाइन वाला फील देने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले किसके बारे में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब लॉजिक समझना, मैंने जैसे अभी आप लोगों से कहा कि मेरे बच्चों करीब 1800 तक, अर्ली 1800 तक एलिमेंट को क्लासिफाई करने की शुरुआत हुई। 1800 तक कितने एलिमेंट अवेलेबल थे, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है। अब आप एक बात समझना, अगर आपको नीट निकालना है तो एक पैटर्न आ रहा है आजकल, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 4 स्टेटमेंट दे देंगे, ए सही है, बी सही है, बी सही है, सी सही है। तो ऐसे स्टेटमेंट के लिए आपको एनसीईआरटी की एक एक लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा आप एनसीईआरटी पढ़ो, मैं इतना कुछ करा दूंगा कि आपकी एनसीईआरटी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो समझना, अर्ली 1800 तक करीब 31 एलिमेंट पता हो चुके थे, और 1865 आते आते जब मेंडलीव साहब आए तो इन एलिमेंट का नंबर बढ़ के करीब 63 हो चुका था। इन एलिमेंट का नंबर बढ़ के करीब 63 हो चुका था। अब अगर आप पूछेंगे कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर एलिमेंट का आप क्लासिफिकेशन कर देंगे, जैसे आज अपन देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट को जमाया गया है। अगर हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर देंगे मेरे बच्चों, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि एलिमेंट की हमें इधर ऐसे कहते हैं ना बिखरी हुई स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, हम एलिमेंट की सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं। तो याद रखना मेरे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एन एलिमेंट्स। मारिए स्क्रीनशॉट इसका। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ताकि हम एलिमेंट की क्या कर सकें, सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें। क्या कर सकें, सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें मेरे बच्चों। क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एलिमेंट की कैसे स्टडी कर सकें, सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें। चलिए अब समझना, क्लासिफिकेशन की शुरुआत सबसे पहले 1829 में डॉबरेनर साहब ने करी। किसने करी मेरे बच्चों, डॉबरेनर साहब ने करी। डॉबरेनर साहब ने क्या लिया मेरे बच्चों, अब यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया गया है। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बनी 1913 में, जो हेनरी मोसले साहब ने बनाई, तो उनको एटम के अंदर का स्ट्रक्चर पता था, उनको प्रोटॉन पता थे, न्यूट्रॉन तो नहीं पता थे, इलेक्ट्रॉन पता थे, और उनको एटॉमिक नंबर का नॉलेज था। लेकिन अभी जितने भी साइंटिस्ट, जो भी अर्ली डेवलपमेंट या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आप देखने जा रहे हैं, इन साइंटिस्ट को मेरे बच्चों कभी भी एटम के अंदर का स्ट्रक्चर अभी नहीं पता था। 1829 में कहां इलेक्ट्रॉन पता था, प्रोटॉन पता था, न्यूट्रॉन पता था। न्यूट्रॉन तो 1933 में पता चला। ठीक है, आप लोगों को सन याद नहीं रखने, ईयर से याद नहीं रखने, मैं जस्ट बताते चल रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना, अभी लोगों को सिर्फ एटॉमिक मास के बारे में पता था, और एटॉमिक मास के बेसिस पे ही लोग क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनने भी 3-3 का ग्रुप बनाया मेरे बच्चों। नाम में ही छुपा है ट्रायड। क्या छुपा है मेरे बच्चों, ट्रायड छुपा है नाम में ही, ट्रायड। जैसे हम स्कूल में होते हैं, हम 3 दोस्त थे, हमें कहते थे ट्रायो जा रहा है। तुम भी कभी 3 दोस्त होंगे, आप कहते होंगे ट्रायो जा रहा है। ट्रायड मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। क्या होता है मेरे बच्चों, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। ट्रायड मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो समझना, डॉबरेनर साहब ने क्या करा, 3-3 के ग्रुप बनाए। तो क्लासिफाई द एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3 एंड अकॉर्डिंग टू डॉबरेनर द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट। मान लीजिए उन्होंने 3 का ग्रुप बनाया, एक्स वाई जेड का। अभी मैं बता रहा हूं एक्स वाई और जेड का। वो कहते हैं एटॉमिक मास अगर आपको मिडिल एलिमेंट का निकालना है, तो आप क्या कर दो, पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दो, या अरिथमेटिक मीन निकाल दो। तो क्या बोलते हैं, क्लासिफाई एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3 एंड अकॉर्डिंग टू डॉबरेनर द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब ही क्या होता है मेरे बच्चों, एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी बताते चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ट्रायड ले रहा हूं मेरे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रायड ले रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं आता है, पहले ही मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। एग्जैक्ट नहीं देखने मिलेगा, चलो इसमें तो देखने मिल जाएगा, लेकिन बाकी दोनों में एग्जैक्ट देखने नहीं मिलेगा। लेकिन शुरुआत तो हुई ना। आप डॉबरेनर साहब को जानिए कि उन्होंने शुरुआत तो करी एलिमेंट को क्लासिफाई करने की। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है मेरे बच्चों, 7 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। अब डॉबरेनर साहब क्या कहता है, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, मतलब मैंने निकाल दिया एटॉमिक मास of sodium is arithmetic mean of first and third element। 7 plus 39 divide by 2 मतलब 46 divide by 2 मतलब एटॉमिक मास कितना आ गया, 23 आ गया।
तो द क्लासिफाई द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। क्लियर हो गया। चलिए क्राइटेरिया क्या था, आपको ही पता है कि क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का, एटॉमिक वेट था। क्या था क्राइटेरिया, एटॉमिक वेट था। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रायड, लॉ ऑफ ट्रायड भी कहा जाता है क्योंकि तीन तीन का ग्रुप बनाया। चलिए अब याद रखिएगा इनने कौन कौन से ट्रायड दिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी मैं कराऊंगा प्रैक्टिस के तौर पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायड, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, तो आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, समझिएगा जी। अगली कहानी मेरी जुबानी, आप देख सकते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम, आप यहां पे क्या करेंगे, आप लोग मास निकाल लीजिएगा, 7 + 39 डिवाइड बाय 2, जो भी मास आएगा वो मिडिल एलिमेंट का होगा। यहां पे आप क्या करेंगे जी, 40 + 137 डिवाइड बाय 2, जो भी एटॉमिक मास आएगा वो किसका होगा जी, मिडिल एलिमेंट का होगा, लिखा ही हुआ है आपके पास। ठीक है, और यहां भी वो क्या करता है, 35.5 + 127 डिवाइड बाय 2, जो भी एटॉमिक मास आएगा जी वो मिडिल एलिमेंट का होगा, वो मिडिल एलिमेंट का होगा। इस तरीके से उन्हें लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लास में याद करना है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बोलो कौन कौन से, लिथियम सोडियम पोटेशियम यस सर, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम यस सर, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये ट्रायड उन्होंने देखे अपने एनसीईआरटी में, ये 3 दिए हुए हैं। ये था अपना डॉबरेनर का ट्रायड, ये था अपना डॉबरेनर का ट्रायड, लेकिन ये मॉडल भी फेल हो गया। मार लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, अगर स्क्रीनशॉट मार लिया तो। अगली बात करते हैं अपने, आते हैं डी शैंकोटियस टेल्यूरिक हेलिक्स। कौन आते हैं अपने, डी शैंकोटियस टेल्यूरिक हेलिक्स। समझ रहे हैं इन्होंने क्या किया, मैं आपके सामने लेके आया हूं ये सिलेंडर, क्या लेके आया हूं ये सिलेंडर। इस सिलेंडर पे उनने 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई। कितनी लाइन बनाई, एकदम 3 डायमेंशनली 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई, और उसने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। क्या बोला, उन्होंने एक सिलेंडर लिया, उस पे 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई और एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में एलिमेंट को जमाया। तो समझना, क्लासिफाई द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई कैसे करा, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में। ये याद रखना कि क्या करा इन्होंने, 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई on the surface of the cylinder and arrange the element in increasing order of atomic mass। और वो कहते हैं कि एक वक्त के बाद मुझे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में रिपीटेशन देखने मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चों आज 118 एलिमेंट है, अगर हम डी शैंकोटियस के टेल्यूरिक हेलिक्स को फॉलो करें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो उन्होंने ऐसा बनाया था, उनका सिलेंडर ऐसा था और उसे ऐसे जार में करीब उन्होंने रखा था। क्लियर हो गया, ये भी कुछ लिमिटेड एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल हो सकता था। आज 118 एलिमेंट है, ऐसे क्लासिफाई करना एलिमेंट को पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ये था डी शैंकोटियस का टेल्यूरिक हेलिक्स। क्या याद रखना है इसमें से, आप पॉइंट पकड़ते चलो नीट के लिए। 16 इक्विडिस्टेंस लाइन बनाई और एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में या एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, समझिएगा अगली कहानी मेरी जुबानी। अगला आ रहा है न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। ला 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 ला, न्यूलैंड मेरे न्यूलैंड साहब ने क्या कहा। जैसे कि आपने कभी सुना होगा, अगर आप लोग कभी म्यूजिक स्कूल गए होंगे, सारे गा मा पा दा नी सा सा सा, रे 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 गा गा गा, मा मा मा, पा पा पा, धा धा धा, नी नी नी, सा रे, सारे गा मा पा दा नी सा रे। समझना, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। जैसे पहला और आठवां स्वर सेम होता। मेरी आवाज खराब है, कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरी आवाज कितनी बुरी लगी, क्या कानों से खून निकल आया। तो लॉजिक समझना, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसने भी एटॉमिक मास, हर कोई एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर तक। सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर पे जमाई गई है, इसलिए उसे आज अपन फॉलो कर रहे हैं। तो ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। लॉजिक समझना मेरे बच्चों, वो क्या कहते हैं, अगर मैं आगे बढ़ाऊं, देखना अगर मैंने लिथियम को पहला एलिमेंट माना, दूसरा कलर ले लेता हूं, ये कलर, इसको पहला एलिमेंट माना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर आ गया सोडियम। नोबल गैस के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, सुन लेना, नोबल गैस के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है लोगों को।
तो आप देखना, इसको पहला माना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। सिमिलरली इसको अगर पहला मान लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को देखेंगे तो इट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये कब तक एप्लीकेबल है? कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं और प्रॉपर्टी वेरी करना स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर्टी वेरी करना स्टार्ट हो जाती है। तो समझना न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या है। He arranged the element in increasing order of atomic mass and property of every eighth element, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से सिमिलर होती है। जैसे कि आप म्यूजिकल स्केल में देख सकते हैं, जैसे कि आप किसमें देख सकते हैं? म्यूजिकल स्केल में देख सकते हैं। इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं, क्योंकि पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। तो क्या दिमाग में क्लियर हुआ? इनने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया और पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि म्यूजिक में सारे गामा पाधा नीसा पहला और आठवां स्वर सेम होते हैं, वैसे ही पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इसके ड्रॉबैक समझना। उनके टाइम पे नोबल गैसेस तो पता थी नहीं, ड्यूरिंग दिस टाइम नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, और दिस रूल इज ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम, क्योंकि उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशनल एलिमेंट आ जाते हैं और प्रॉपर्टी क्या करने लगती है? प्रॉपर्टी वेरी करने लगती है। प्रॉपर्टी क्या करने लगती है? प्रॉपर्टी वेरी करने लगती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। नोट्स शुड बी नीट एंड क्लीन, और हमेशा कोशिश करना कॉपी में एकदम प्यारे से और प्रॉपर से नोट्स बनाए, प्यारे से और प्रॉपर से नोट्स बनाओ। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? अब इसका स्क्रीनशॉट मार लो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ का स्क्रीनशॉट मार लो ये जल्दी से। वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, प्रॉपर तरीके से बनाना, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया गया। ठीक है सर, चलिए अगली कहानी मेरी जुबानी, अगली कहानी मेरी जुबानी। अब देखने जा रहे हैं लोथर मेयर कर्व। क्या देखने जा रहे हैं? लोथर मेयर कर्व। क्या देखने जा रहे हैं मेरे बच्चों? लोथर मेयर कर्व देखने जा रहे हैं। क्या है लोथर मेयर कर्व? समझना। इन्होंने क्या करा, कुछ तो किया है, कुछ हो गया है। 1869 पे काम कर रहे थे, समझना। इसी साल किसी महान महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और सेम टाइम 1869 पे मेंडलीव साहब भी काम कर रहे थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग काम करा। मेंडलीव साहब सक्सेसफुल हो गए, लोथर मेयर साहब अनसक्सेसफुल हो गए। वो अनसक्सेसफुल क्यों थे, उनके पीछे की कहानी समझना। बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल पर्सन कोई ना कोई स्टोरी होती है। देखो जरा उन्होंने क्या करा, उनकी स्टोरी समझते हैं। उन्होंने एटॉमिक मास लिया या एटॉमिक वेट लिया, ठीक है सर, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली, फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली, लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, और एक ग्राफ ड्रॉ करा। क्या ड्रॉ करा? एक ग्राफ ड्रॉ करा। एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करा, आप देख सकते हैं उनका ग्राफ, ये उनका ग्राफ है, ये उनका ग्राफ है। ऐसा ग्राफ ड्रॉ करा। क्या लिया उन्होंने? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और एटॉमिक मास के अगेंस्ट एक ग्राफ ड्रॉ करा। और वो कहते हैं मुझे एक रिपीटेड पैटर्न देखने मिला। अगर आपको पता हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें और पॉजिटिव कैटायन बना ले, मतलब जिनका साइज बड़ा हो। तो जो अल्कली मेटल होते हैं मेरे बच्चों, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं पीक पे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को जमाता हूं, जो कि मेरी अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 में आती है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव को उन्होंने कहा जमाया? पीक पे। ली ना के आर बी सी, इसलिए मैंने कहा था मेरे तरीके से जिंगल याद करना, यू विल रॉक। तो समझना, ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट, ठीक है सर, एटॉमिक वेट के बीच ग्राफ बनाया उन्होंने, देखते चलना सर। एटॉमिक वेट और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली, फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली, कौन कौन सी? एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और वो कहते हैं कि मुझे एक रिपीटेड पैटर्न देखने मिल रहा है। क्या कहते हैं? मुझे एक रिपीटेड पैटर्न देखने मिल रहा है। चलो, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सच एज अल्कली मेटल, वो कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। समझना जी, समझना समझना समझना। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे अल्कली मेटल कहां पे आते हैं? कहां पे आते हैं? पीक ऑफ द कर्व पे आते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, पीक ऑफ द कर्व पे आ रहे हैं। अब इनसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होंगे? जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होगी, उनका साइज थोड़ा कम हो जाएगा। अभी सब सीख लेंगे अपन, उनका साइज थोड़ा कम हो जाएगा, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन हो गए? वो कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि ग्रुप 2 की मेटल होती है। वो ऑक्यूपाई करती है डिसेंडिंग
पोजीशन ऑफ द कर्व। कभी आपने देखा होगा, घूमी घूमी करने गए होगे तो एक पहाड़ है, पहाड़ से नीचे उतर रहा है तो उसे डिसेंडिंग पोजीशन कहते हैं। दिस इज डिसेंडिंग पोजीशन। दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं, हरे कलर से। देखना यहां आती है अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बे मग के सर केसरिया तेरा इश्क है पिया, है ना? तो नहीं होगा, गाना आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। तो बेमक केसर और यहां पे आ गया बारात। इस तरीके से कहानी चलती चलेगी, इस तरीके से कहानी चलती चलेगी। ठीक है सर। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं समझना मेरे बच्चों, जो हैलोजन या ग्रुप 17। अब ऐसा बोलना मत, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मैं बता चुका हूं। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब अपने वैलेंस शेल में 8, इनकी वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से, वो होती है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो याद रखना असेंडिंग पोजीशन में, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, ब्लू कलर से। असेंडिंग पोजीशन में, असेंडिंग पोजीशन में, असेंडिंग पोजीशन, ये चढ़ाव चढ़ रहा, चढ़ो चढ़ो चढ़ो, फ्लोरीन क्लोरीन। असेंडिंग पोजीशन ब्रोमीन और यहां पे आयोडीन। असेंडिंग पोजीशन में कौन आते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, कहां पे आते हैं? हैलोजन पे आते हैं या ग्रुप 17 पे आते हैं? बोलो क्लियर हो गया? हैलोजन या ग्रुप 17 के एलिमेंट कहां? असेंडिंग पोजीशन पे आते हैं। कहां पे आते हैं? असेंडिंग पोजीशन पे आते हैं। यस सर, इतना क्लियर हो गया। और लास्ट में ये जो आपको देखने मिल रहा है मेरे बच्चों, ये एकदम बॉटम ऑफ द कर्व में, बॉटम ऑफ द कर्व में, यहां बॉटम ऑफ द कर्व में, इसको एक और दूसरे कलर से दिखा देते हैं। चलो इससे दिखा देते हैं, समथिंग समथिंग समथिंग, इससे। यहां पे पाए जाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट एंड मेटेलॉइड। आपको क्या लगता है अगर ऐसा लोथर मेयर कर्व बनेगा, 118 एलिमेंट को अरेंज कर पाना आसान होगा? पूरी खिचड़ी पक जाएगी। तो लॉजिक समझना, मेटलॉइड एंड ट्रांजिशनल एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्यूपाई बॉटम ऑफ द कर्व। बॉटम ऑफ द कर्व में कौन आते हैं मेरे बच्चों? मेटलॉइड आते हैं और ट्रांजिशनल एलिमेंट आते हैं। ये था अपना कौन सा? लोथर मेयर कर्व। कौन सा कर्व था? लोथर मेयर कर्व था। मारिए स्क्रीनशॉट इसका, मारिए स्क्रीनशॉट इसका, मारिए स्क्रीनशॉट इसका। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये अच्छे से बना हुआ है, मार लीजिए। ये था लोथर मेयर कर्व, ये था अपना लोथर मेयर कर्व। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक, यहां पे एटॉमिक वेट लिख लो, एटॉमिक वेट के बीच बनाया गया, एटॉमिक वेट के बीच बनाया गया, एटॉमिक वेट के बीच बनाया गया। क्लियर हो गया? चलिए जी आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब आते हैं अपने मेंडलीव साहब। पर्सनली मैं मेंडलीव साहब को बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट मानता हूं। दो कुछ ड्रॉबैक थे और पहला पीरियोडिक लॉ भी इन्हीं ने दिया था। मैं इनको इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट क्यों मानता हूं? मेरे बच्चों, एक्चुअल में फ्यूचर में जो एलिमेंट पता नहीं थे, फ्यूचर में जो एलिमेंट पता नहीं थे, मतलब फ्यूचर में जो एलिमेंट पता होंगे, सॉरी, प्रेजेंट में जो पता नहीं थे, उन्होंने बता दिया कि फ्यूचर में एलिमेंट कोई आएगा, उसका एटॉमिक मास इतना होगा, उसकी पोजीशन ये होगी। उनका प्रिडिक्शन था, मतलब समझ रहे, दूरदृष्टि थी उनकी। उनको पता था कि, उनको कैसे पता चला समझना, उन्होंने देखा यार डॉबरेनर साहब ने एलिमेंट थे उसके टाइम पे 31, उसने अरेंज करने की कोशिश करी और उसने देखा 1829 से 1869 के बीच में 40 साल में करीब एलिमेंट दुगने हो गए। आज भी आप देख सकते हैं कि दुगने हो ही चुके हैं लगभग। तो उन्होंने कहा फ्यूचर में कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा। उन्होंने एक पैटर्न को देखा, उन्होंने कहा कि यार कुछ ना कुछ एटॉमिक वेट का रिपीटेशन, अगर ये एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर हुआ तो इसका एटॉमिक वेट इतना निकला। तो उन्होंने कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़े थे और मेंडलीव साहब ने पहली बार पीरियोडिक लॉ दिया। तो समझना इनने पीरियोडिक लॉ क्या दिया था। वो कहते हैं कि अगर मैं एलिमेंट को किसके बेसिस पे, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए बेसिस पे जमाऊं, तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसका? एटॉमिक वेट का। अगर हम एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में एलिमेंट को जमाते हैं तो वो कहते हैं दो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एक वक्त के बाद रिपीटेशन शो करती है। चलिए ठीक है, सबसे पहली बार एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल, सबसे पहली बार एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो में
बांटने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मेंडलीव। सबसे पहले पीरियोडिक लॉ देने वाले साइंटिस्ट थे मेंडलीव, ठीक है। उनके टाइम पे कितने एलिमेंट अवेलेबल थे, हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहूंगा आप एनसीईआरटी पढ़ो, मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी से सब कुछ आता है, लेकिन मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें सब कुछ है। एकदम मेहनत करके प्रिसाइज तरीके से प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आप लोगों के लिए तैयार करा। तो 63 एलिमेंट पता थे उनकी मॉडर्न मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। लेकिन समझना, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज 7 पीरियड क्या होते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो आप देखते होंगे ना हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनको अपन कहते हैं पीरियड। इनको अपन क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इनको कहते हैं पीरियड, इनको कहते हैं पीरियड। उनके टाइम पे बिल्कुल 7 पीरियड अवेलेबल थे। लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है मेरे बच्चों, ये इन्हें कहते हैं ग्रुप। इनको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ग्रुप कहते हैं। लेकिन उनके टाइम पे ग्रुप थे सिर्फ 8। और जो 8th ग्रुप था, क्या था मेरा बच्चों, जो 8th ग्रुप था, अभी बता रहा हूं, जो 8th ग्रुप था उसको 3 कॉलम में और ऐसे टोटल 9 एलिमेंट को उसने अरेंज करा था। उनकी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे। कितने पीरियड थे मेरे बच्चों, उनकी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। और जो 8th ग्रुप था उसमें 9 एलिमेंट आ रहे थे इन 3 रोज। देखो मैंने बनाया ना, जो 8th ग्रुप था उसमें 9 एलिमेंट आ रहे थे इन 3 रोज, ठीक है। उनने कुछ अननोन एलिमेंट है, उनके लिए जगह भी छोड़ दी। मैंने बताया ना कि प्रेजेंट में कुछ एलिमेंट अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उनका कहना था कि फ्यूचर में कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, ब्ला 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 ब्ला, उसका नाम होगा और उसका एटॉमिक मास इतना होगा। एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं बता पाए थे, तो लॉजिक समझना, ठीक है। लेफ्ट द स्पेसेस फॉर अननोन एलिमेंट, कुछ अननोन एलिमेंट के लिए उन्हें स्पेस छोड़ दिया। जैसे समझना, चलो समझना जी, उनके टाइम पे मैं अगर कहूं बोरॉन पता था, एल्यूमिनियम पता था, लेकिन उनके नीचे आता है बाल गणेश, अपन ने पढ़ चुके हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। गैलियम पता नहीं था, कार्बन पता था, सिलिकॉन पता था, लेकिन जर्मेनियम पता नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कोई एलिमेंट आएगा, एल्यूमिनियम के बाद कोई एलिमेंट आएगा, उन्हें गैलियम नाम नहीं दिया, उसे उन्होंने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। सिमिलरली उन्होंने कहा सिलिकॉन के बाद कोई एलिमेंट आएगा, जर्मेनियम उनको पता ही नहीं था, उन्होंने नाम दिया इसको एका सिलिकॉन। क्या नाम दिया, एका सिलिकॉन। तो समझना, गैलियम एंड जर्मेनियम वर नॉट नोन एट दैट टाइम। गैलियम और जर्मेनियम जो कि आज ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में आते हैं, वो उस टाइम पे पता नहीं थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है मेरे बच्चों, जो एग्जामिनर पूछता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। हर एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, 63 एलिमेंट थे, 7 ग्रुप, 8 पीरियड थे, लेकिन ये गैलियम और जर्मेनियम उस टाइम पे पता नहीं थे। उसे उन्होंने क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो इसका। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लो। अब मैं इनकी एक बार पीरियोडिक टेबल आपको बताने की कोशिश करता हूं, इनकी पीरियोडिक टेबल एक बार बताने की कोशिश आप लोगों को मैं करता हूं, समझ रहे, मार लिया स्क्रीनशॉट। नोट्स शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, नोट्स एकदम नीट और क्लीन होने चाहिए, समझना जी। अगर आप इनकी पीरियोडिक टेबल देखोगे तो देखो, देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। टोटल कितने ग्रुप, 8 ग्रुप। जो 8th ग्रुप है, अगर आप 8th ग्रुप को देख पा रहे होंगे, चलो देखें, आओ जरा मेरे बच्चों देखें 8th ग्रुप को। अगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा डार्क कलर लेता हूं, 8th ग्रुप को अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें 3 रो बनाई है उन्होंने। कितनी रो बनाई है उन्होंने, 3 रो बनाई है। और ऐसे टोटल कितने, 9 एलिमेंट को अरेंज करा है। कितने एलिमेंट को अरेंज करा है मेरे बच्चों उन्होंने, टोटल ऐसे 9 एलिमेंट को अरेंज करा है। देख पा रहे हैं आप लोग, 8th ग्रुप में टोटल 3 रो बनाई है और टोटल 9 एलिमेंट को अरेंज करा है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा समझना, पीरियड गिनना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 7 पीरियड बनाए, ठीक है सर। लेकिन सब कुछ तो अच्छा था सर, लेकिन उनके टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट अवेलेबल थे। अब लॉजिक समझना, अब लॉजिक समझना मेरे बच्चों, अब लॉजिक समझना मेरे बच्चों। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, उनके ड्रॉबैक समझना। मैं ड्रॉबैक एक एक करके आप लोगों को यही पीरियोडिक टेबल में समझाते हुए चल रहा हूं, ड्रॉबैक समझना।
उनको पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं लग रही थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो कहते थे कि ये इसके जैसे ही प्रॉपर्टी शो करता है, इसके जैसे भी, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। सबसे पहला ड्रॉबैक, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक, आप यहां पे देखना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसे एलिमेंट को उन्होंने अरेंज करा है। मतलब कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट के साथ अरेंज करा। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो नीचे आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड देखने मिलते हैं। हम पढ़ चुके हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करना सीख चुके हैं। नीचे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आपको देखने मिलते हैं, लेकिन अगर आप इनको देखोगे तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के लिए कोई भी सेपरेट स्पेस नहीं है। इसके अलावा मेरे बच्चों, इसके अलावा लॉजिक समझना, इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में एलिमेंट को जमाया। तो फिर तो मेरे बच्चों आप आइसोटोप जानते ही हो, सब बेसिक में पढ़ा चुका हूं, बोलना मत आइसोटोप क्या होता है। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन क्या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। देखो इनका मास डिफरेंट है। अगर इनका मास डिफरेंट है मेरे बच्चों, तो फिर तो भैया हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, अगर आप एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर, एकदम सिंपलेस्ट तरीके समझा रहा हूं, इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं होता। अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं तो भैया इनके हर आइसोटोप को जमाओ ना, इनके हर आइसोटोप को जगह दो ना, अगर आप एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमा रहे हो। लेकिन उनकी पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा है कहीं भी आइसोटोप के लिए जगह दी गई है? नहीं दी गई। पहले ये स्क्रीनशॉट मारिए इसका, मारा, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखना, ये ड्रॉबैक अच्छे से पढ़ना। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी ना। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या था? पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो दे शुड हैव टू बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। लेकिन पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई भी स्पेस नहीं दिया गया, नो स्पेस, ठीक है सर। तीसरा, सम डिसिमिलर एलिमेंट, कुछ डिसिमिलर एलिमेंट को सिमिलर एलिमेंट के साथ रखा गया। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को किसके साथ रखा गया? कॉइनेज मेटल, जिनका यूज सिक्के बनाने में किया जाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के साथ रखा गया। लास्ट ड्रॉबैक, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस नहीं था लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के लिए। बस अगर इतना आपने कर लिया तो आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो गया। मेरे बच्चों, मेरे नन्हे, मेरे मुन्ने, मेरे कालो, मेरे पीलो, इतने साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं, अगर आपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन कर लिए, जितने डीपीपी और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो आपने कर लिया, आपको नीट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है हमारा स्क्रीनशॉट? चलिए प्रैक्टिस करते हैं मेरे बच्चों। अब चलिए, आज जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस, अपना एक पैटर्न है। आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरा ये पैटर्न कैसे लग रहा है। जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन कैसे उठते हैं बताते चल रहा हूं। बेसिक करा है उसका डीपीपी करा दिया, आज जो पढ़ा है उसके बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, और इसका कंप्लीट डीपीपी भी आपको मिल जाएगा। एकदम सिस्टमैटिक वे में चल रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, प्रॉपर एकदम ऐसा कंटेंट आपके लेके आया हूं मेरे बच्चों की आप आग लगा दें। लोगों तक शेयर करें बच्चों, बस इन क्लासेस को। मैं चाहता हूं इंडिया का हर बच्चा बेस्ट लेक्चर देख पाए, याद रखना। तो देखते हैं, इनकरेक्ट डॉबरेनर ट्रायड, आपको बताना है इनकरेक्ट डॉबरेनर का ट्रायड, इनकरेक्ट बताना है डॉबरेनर का ट्रायड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी था। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और यहां बेरियम होना चाहिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम भी था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी था, लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ट्रायड नहीं था। जल्दी आ जाइए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ट्रायड था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी ट्रायड था, लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ट्रायड नहीं था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन पढ़ना। ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ। खुद ही बता दो, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या कहती है? The physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic weight. Atomic number कभी नहीं कहती, वो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमको कहती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्लियर है? चलिए अगला देखना,
ए का एल्यूमिनियम इज, मैंने अभी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है। गैलियम पता नहीं था तो उसे नाम दिया गया ए का एल्यूमिनियम, तो आंसर शुड बी गैलियम, आंसर शुड बी गैलियम। जर्मेनियम वाज ए का सिलिकन, जर्मेनियम क्या था, ए का सिलिकन था। क्लियर हो गया, ए का एल्यूमिनियम इज गैलियम। ऐसे ही क्वेश्चन उठते हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा लेवल बढ़ाते जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ स्टेटेड बाय मेंडलीफ, मैंने बताया कि पहला पीरियोडिक लॉ किसने बोला था, मेंडलीफ ने। देयर इज नो कोरिलेशन इन प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट, गलत हो गया। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बिल्कुल नहीं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बिल्कुल सही है। आंसर शुड बी सी, आंसर क्या होना चाहिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बिल्कुल सही बात है। तो आज जो पढ़ा हमने उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लिए। अब हम जो डीपीपी लेके आएंगे मेरे बच्चों, उसमें और देख लेंगे अपन क्वेश्चन, वो थोड़ा बड़ा बल्क हो जाए, 4-5 लेक्चर हो जाए, उसके बाद डीपीपी नंबर सेकंड आपको मिल जाएगी, उसमें क्वेश्चन देख लेंगे। एक प्रॉपर पैटर्न में फॉलो कर रहा हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये कहानी कैसे लगी, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा मेरे बच्चों तो लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और डेली आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप देखेंगे कि रात को डेली मेरा लेक्चर आता है और डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे बच्चों कि आपको क्या क्वेरीज आ रही हैं। वैसे तो मेरा ये मानना कोई क्वेरी नहीं आई, मैं सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहा हूं। फिर भी जुड़े रहिए मेरे साथ और नीट अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच।